नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कपिल सिक्का। स्वागत है आपका स्टडी आई की एजुकेशन प्लेटफॉर्म में। मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की सीरीज में हम करेंगे सेट 7। अभी तक 16 सेट हम कर चुके हैं। आशा करता हूँ आपने वो रिवाइज कर लिए होंगे। इकोनॉमी के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स जो हैं लास्ट एक साल के वो हम करने जा रहे हैं। एसएससी, बैंकिंग, ईपीएफओ, यूपीएससी जैसे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। स्टडी आई क्यू पर विभिन्न माध्यमों से हमसे जुड़ सकते हैं। मेरे जितने भी वीडियोज आते हैं इन सबके पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल कपिल लाइव पे मिल जाएंगे और आप मुझे कपिल ट्विटर हैंडल @कपिल सिक्का पे फॉलो कर सकते हैं। जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया हुआ, कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज होगा। यूपीएससी एग्जाम को पॉइंट को ध्यान में रखते हुए ये कवरेज किया जा रहा है, कॉम्प्रिहेंसिव है। बाकी अगर आप एसएससी बैंकिंग कर रहे हैं तब भी, एग्जाम्स दे रहे हैं तब भी ये सीरीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चलते हैं इकॉनमी के टॉपिक पे। इंटरेस्ट सबवेंशन ऑन वर्किंग कैपिटल लोन्स फॉर डेयरी सेक्टर स्कीम आई थी, एक इंपॉर्टेंट बात हो जाती है। अब देखते हैं क्या एग्जैक्टली इस स्कीम का पार्ट था। अब मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री और डेयरिंग ने इंट्रोड्यूस किया एक नई स्कीम जिससे डेयरी कोऑपरेटिव्स एंड फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस को सपोर्ट मिलेगा 2020-2021 में। इस स्कीम में इंटरेस्ट सबवेंशन किया जाएगा 2% पर एनम का। इंटरेस्ट सबवेंशन का मतलब ये होता है जब ये लोग लोन लेंगे बैंक से, लेटर से बैंक उस समय 6% पे इन्हें इंटरेस्ट दे रहा है तो 2% का इनको गवर्नमेंट की तरफ से रिबेट मिलेगा, वो गवर्नमेंट बैंक को दे देगी 2%। इसे कहते हैं इंटरेस्ट सबवेंशन पर एनम। ठीक है, ये तब होगा लेकिन जब कोई प्रॉम्प्ट और टाइमली रिपेमेंट करेगा अपने लोन्स। ये देखा जाएगा कि भाई आप ठीक हैं नहीं, आपका क्रेडिट प्रोफाइल कैसा है, आपकी क्रेडिट हैबिट्स कैसी हैं। अगर ठीक है तभी ये रिफंड दिया जाएगा। ये वर्किंग कैपिटल लोन के लिए एप्लीकेबल है। शेड्यूल कमर्शियल बैंक से, आरआरबी से, कोऑपरेटिव बैंक से अगर कोई लोन लेता है तो वहां पे एप्लीकेशन एप्लीकेबल होता है। 2020 से लेकर 31 मार्च 2021 तक ये वैलिड था। साथ ही साथ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन से, जितने भी फूड प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जितने भी ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो मिल्क कन्वर्जन करती हैं, कंजर्व करती हैं कमोडिटीज़ को और मिल्क प्रोडक्ट्स को प्रोसेस करती हैं, वो सब इन लोन्स के बेनिफिट्स ले सकती हैं। अब सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस लोन से बेनिफिट क्या होगा। देखो, डेयरिंग सेक्टर के लिए कई बार कहा जाता है कि एक लाइफ स्टॉक जो है वो अल्टरनेटिव होता है एग्रीकल्चर सेक्टर का। अगर एग्रीकल्चर सेक्टर में फार्मर्स अच्छा नहीं कर पा रहे हैं तो वो डेयरी सेक्टर के थ्रू अपनी इनकम को बेटर कर सकते हैं। मैं बार बार बताता आया हूँ आपको कि दालवाई कमीशन की डबलिंग द फार्म इनकम में डेयरी सेक्टर को, लाइफ स्टॉक सेक्टर को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया और ये कहा गया बार बार कि अगर फार्मर की इनकम को डबल करना है 2022 तक, अगर आपको एक 5 ट्रिलियन इकॉनमी बनाना है 2024 तक, तो आपको फार्मर पे और साथ ही साथ लाइफ स्टॉक फार्मिंग पे बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। इसी के अलावा कुछ ऑल्टरनेट मैकेनिज्म है फार्मिंग इनकम के, जैसे कि नेशनल बी कीपिंग एंड हनी मिशन। ये भी 2020 से 2022-2023 तक के लिए वैलिड है। नेशनल बी कीपिंग एंड हनी मिशन जो है ये गवर्नमेंट की सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। बात इंपॉर्टेंट है, देखो सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स वो होती हैं जो डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट पे करती है, जिसके लिए 100% अमाउंट स्टेट गवर्नमेंट का उसमें कोई भी योगदान नहीं होता, कोई भी फाइनेंशियल असिस्टेंस नहीं होती से वो और जिसमें फाइनेंशियल असिस्टेंस होती है वो होती है सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम। ठीक है, तो याद रखिएगा सेंट्रल सेक्टर स्कीम 100% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चलाती है, सेंट्रल चलाती है और इसके थ्रू वो स्टेट्स को और पंचायत को और वेरियस जो भी स्टेक होल्डर्स हैं उनको पैसा देती है स्कीम के तहत। अब यहाँ पे एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम की तरह इसको चलाया जाएगा। आइडिया क्या है, ओवरऑल प्रमोशन करना और डेवलपमेंट करना साइंटिफिक बी कीपिंग। देखो बी कीपिंग अच्छी इनकम की तरह बन के आ रहा है। यहाँ पे साइंटिफिक तरीके से बी कीपिंग कराया जाएगा और साथ ही साथ क्वालिटी हनी, देखो हनी की बहुत ज़्यादा डिमांड है और हमने कई बार देखा एडल्ट्रेशन आता है हनी के प्रोडक्ट्स में, हनी में स्पेसिफिकली मार्केट में जो पैकेज्ड गुड्स मिलते हैं। तो ऐसे में ये है कि एक बी हाइव प्रोडक्ट्स जो भी इसके प्रोसेस्ड प्रोडक्ट्स होंगे या जो भी हनी अवेलेबल होगा वो क्वालिटी हनी होगा। तो ये सारी इंपॉर्टेंट बातें। साथ ही साथ इसको लॉन्च किया गया है बी कीपिंग के अचीवमेंट को ध्यान में रखते हो और सबसे बड़ी बात है इसको हम कहते हैं स्वीट रेवोल्यूशन। ठीक है, तो ये जो हम करने जा रहे हैं बी कीपिंग मिशन से, इससे देश में आएगा स्वीट रेवोल्यूशन। व्हाइट रेवोल्यूशन, ब्लू रेवोल्यूशन और ये है स्वीट रेवोल्यूशन फॉर हनी। तो अब इसके 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है। देखो सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है कि प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी कैसे इंप्रूव किया जाए, क्रॉप पॉलिनेशन कैसे किया जाए, मतलब कैसे क्रॉप्स को आप बेटर करें, क्योंकि आप देखेंगे हनी भी क्रॉप्स पे आएगी या इस तरह के पॉलिनेटेड ग्रेन्स पे आएगी, फिर वहां से उसको सक करेगी और फाइनली हनी जो है वो प्रोड्यूस करेगी। तो इसके लिए आपको पॉलिनेशन इस तरह की करना पड़ेगा, खेती करनी पड़ेगी जहाँ पे हनी बी जो है वो फेड कर सके। साथ ही साथ पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट होना चाहिए। बी कीपिंग कैसे करना है, बी हाइव को कैसे, छत्ता जो होता है, बी हाइव का मतलब है छत्ता,
ये मधुमक्खी के छत्ते को आपको कैसे मेंटेन रखना है, हाइजीन कैसे आपको पैकेजिंग के समय रखनी है, कैसे आपको उसके प्रोसेसिंग करनी है, किस किस टेक्नोलॉजी को यूज़ करके आपको उसको देश भर तक पहुंचाना है। साथ ही साथ एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स कौन कौन से हैं और उस हिसाब से कैसे काम करना है, फसल को कैसे बचा के रखना है, क्योंकि जिसपे हनी भी फीड करेगी जो उसका फीड है। साथ ही साथ आप अनदर थिंग इज कि सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस पे कैसे आपको जोर रख, मतलब कैसे इसको कंट्रोल करना है जिससे कि इन फार्मर्स के पास पैसे की कमी ना हो। थोड़ा सा एक्सपेंसिव प्रोसेस है, तो इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए ये मिशन लाया गया है। इसके अलावा इसमें और बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि आप देखेंगे नेशनल बी बोर्ड भी एक बनाया गया है। यहाँ पे एक बी बोर्ड को लगभग 30 लाख फार्मर्स को उन्होंने ट्रेन किया है फार्मिंग के लिए। अगर हम बात करें बी कीपिंग इन इंडिया में कैसे चलता आ रहा था, तो जो FAO है वो ये कहता है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ये कहता है कि लगभग इंडिया जो है वो 8th रैंकर है इस पूरे के पूरे बी कीपिंग के बिजनेस में, ये टोटल हनी प्रोडक्शन में वर्ल्ड के टर्म्स में बहुत पीछे हैं हम अभी, हमारे पास बहुत ज़्यादा स्कोप है आगे आने का। साथ ही साथ बहुत अंडर डेवलप्ड है इंडिया में, अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, यूजुअली रूरल और ट्राइबल पॉपुलेशन इसे करते हैं। आपने देखा है कि इस तरह से कोई प्रोसेस्ड बहुत ज़्यादा बी कल्चर नहीं करता है। कुछ हाँ कंपनीज हैं, डाबर जैसी कंपनीज हैं, वो इसको काफ़ी लंबे समय से उन्होंने एक बिजनेस बनाया और उसका जो हनी है हम लोग हमेशा से कंज्यूम करते आए हैं। साथ ही साथ ये लाइवलीहुड तो बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा, एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ाएगा वुमेन और ट्राइबल पॉपुलेशंस में, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये पूरा का पूरा सेगमेंट। आगे जो हमें देखना है वो हमें टेक्निकल टेक्सटाइल्स के बारे में देखना है। देखो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया काफ़ी लंबे समय से बात कर रही है कि हम टेक्निकल टेक्सटाइल्स के लिए एक हब बने। टेक्निकल टेक्सटाइल्स वो होते हैं जो यूजुअली अदर देन आपके वेयरेबल टेक्सटाइल्स होते हैं, जितने भी वेयरेबल जो भी आप यूज करते हैं, वेदर इट इज इंडस्ट्रीज, वेदर इट इज इन योर रबर ट्यूब्स, और ये सारी चीजें जो यूज की जाती हैं वो होती हैं टेक्निकल टेक्सटाइल। ठीक है, तो आप कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, जो वियरेबल टेक्सटाइल होता है जो हम कपड़ा पहनते हैं, और एक जो इंडस्ट्रीज में यूज होता है वो भी एक तरह का कपड़ा ही होता है, उसको हम टेक्निकल टेक्सटाइल कहते हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल काफी लंबे समय से एक प्रपोजल सेटअप कर रही है कि एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल फॉर टेक्निकल टेक्सटाइल्स जो है वो स्टैब्लिश होना चाहिए। इंडिया को एक टेक्निकल टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की बात कर रहे हैं। इंटरनेशनल ट्रेड की बात करें भी, चाइना काफ़ी ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है टेक्निकल टेक्सटाइल्स, तो यही सारी चीज़ें यहाँ पे की जा रही हैं। इसके लिए हमने एक नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन लॉन्च किया था, और इसमें कंट्री जो है वो ग्लोबल लीडर बनने की कोशिश करेगी। ग्रोथ रेट जो है वो लगभग 15 से 20% सेक्टर में देखा, और कहा जा रहा है कि 2024 तक ये 50 बिलियन की इंडस्ट्री बनेगी। ठीक है, तो अब देख लेते हैं एग्जैक्टली टेक्निकल टेक्सटाइल्स क्या होते हैं। ये वो टेक्सटाइल्स होते हैं जो प्राइमरीली टेक्निकल परफॉर्मेंस के लिए बनाए जाते हैं। ठीक है, ये आप इंडस्ट्रीज में यूज़ करते हैं, या आप अलग अलग एरियाज में यूज़ करते हैं, अलग अलग फॉर्मेट्स में आप इनको यूज़ करते हैं। इसको अगर हम फाइनली डेफिनेशन के फॉर्म में देखने की कोशिश करें तो बहुत सारे एरियाज में आप देखेंगे, स्पोर्ट्स टेक्नोलॉजी, ठीक है, देन उसके बाद इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी, क्लोथ टेक्नोलॉजी, मेडिकल टेक्नोलॉजी, पीपी किट्स, ये जो वेरिएबल गवर्नमेंट जो आपके डॉक्टर्स के जो किट्स होते हैं, ये सारी चीज़ें आपकी टेक्निकल टेक्सटाइल का पार्ट बनेगी। तो अभी इंडिया में बहुत नीचे है मार्केट, हम इसको कोशिश कर रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा बेटर करें। साथ ही साथ अगर हम बात करें, अगली जो टॉपिक है वो है सोलर मैन्युफैक्चरिंग। देखो इंडिया हमेशा से अब इंडिया के लिए नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी जैसे कि सोलर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंडिया बहुत कोशिश कर रहा है कि हम सोलर हब बने। तो इंडिया ने अभी एक प्रपोजल यहाँ पे आया था कि 10 गीगावाट का सोलर इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी इंडिया में डेवलप होनी चाहिए। अभी हम सोलर मैन्युफैक्चरिंग या फिर हम कहें सोलर इक्विपमेंट्स के लिए अभी वेस्ट पे डिपेंडेंट हैं, चाइना पे डिपेंडेंट है, और उसको लेके आए दिन इशूज़ होते रहते हैं। तो अभी हमारी प्रेजेंट कैपेसिटी है रिन्यूएबल एनर्जी में वो 4th लार्जेस्ट है। ठीक है, तो 136 गीगावाट अभी हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, फास्टेस्ट स्पीड पे अभी हम चल रहे हैं, हम बेटर कर रहे हैं। दूसरी बात है, इंडिया का जो क्लाइमेट है वो भी काफ़ी ज़्यादा इंडिया को फेवर करता है इस तरह के सोलर मैन्युफैक्चरिंग में। 300 दिन के आसपास हमारे पास सनी डे रहता है, तो हम सोलर एनर्जी को काफ़ी ज़्यादा हार्नेस कर सकते हैं। नेशन के पास 9 गीगावाट का एनुअल सोलर मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है, 3 गीगावाट का सेल प्रोडक्शन कैपेसिटी है, लेकिन अभी हमें इसको काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ाना है, क्योंकि जो मॉड्यूल्स होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इन्हीं के थ्रू सोलर पैनल्स बनाए जाते हैं। अब इसी के चलते गवर्नमेंट चाहती है यहाँ पे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग करें सोलर इक्विपमेंट्स की, ना सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग करें, एक्सपोर्ट्स भी करें। ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग करेंगे तो यहाँ भी यूज़ होगा, बल्क जो है वो एक्सपोर्ट भी होगा। इसी के साथ साथ आप देख रहे हैं गवर्नमेंट ग्लोबल री इन्वेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी समिट भी लेके आई है, जहाँ पे एक मीट और एक्सपो होगा, और इन्वेस्टमेंट जो है वो सोलर पैनल्स में, सोलर सेक्टर में इंडिया में ला पाएंगे। इसी के अलावा
जो सोलर मैन्युफैक्चरर्स हैं जो SEZ से ऑपरेट करते हैं, उन्होंने गवर्नमेंट से कहा है कि आप बेसिक कस्टम ड्यूटी को कम से कम रखिए या खत्म कर दीजिए, हटा दीजिए। देखिए प्रॉब्लम क्या होता है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स जो हैं, जो स्पेशल एक्सपोर्ट जोन्स जो हैं, वहाँ से फाइनल सोलर प्रोडक्ट्स को आप एक्सपोर्ट करेंगे, लेकिन हमें बहुत सारा रॉ मटेरियल अभी भी चाइना या वेस्टर्न कंट्रीज से चाहिए होता है। अगर गवर्नमेंट उन पे कस्टम ड्यूटी लगाएगी तो वो इंडिया में आने वाला रॉ मटेरियल महंगा होगा, और जब वो वापस से एक्सपोर्ट करेंगे फाइनल गुड्स, तो फिर वर्ल्ड में उनको कॉम्पीट करना पड़ेगा। वो कर ही रहे हैं चाइनीज कंपनीज से, और वो वहां पे नहीं जीत पा रहे। उनके गुड्स जो हैं वो महंगे हैं, क्योंकि रॉ मटेरियल पे काफ़ी ज़्यादा कस्टम ड्यूटीज़ लग रही हैं। तो वो काफ़ी समय से कह रहे हैं कि गवर्नमेंट कस्टम ड्यूटीज़ को हटा दे, तभी हम एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स भी बन पाएंगे, और साथ ही साथ हम कॉम्पीट भी कर पाएंगे वेस्टर्न प्रोडक्ट से और चाइनीज़ प्रोडक्ट से। तो गवर्नमेंट को अभी इस पे विचार करना है, गवर्नमेंट ने इस पे विचार नहीं किया। इसके अलावा सोलर मैन्युफैक्चरिंग की हम बात करें तो रीवा में 750 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट है। ये एशिया का सबसे बड़ा सिंगल साइट सोलर प्लांट है, और ये कंट्री का पहला ऐसा सोलर प्रोजेक्ट है जो ग्रिड पैरिटी बैरियर को ब्रेक करेगा। ग्रिड पैरिटी मतलब कि ग्रिड में आने वाली जितनी भी बिजली होती है वो लगभग एक ही दाम पे खरीदी जाती है। सोलर क्योंकि चीप होगी और काफ़ी ज़्यादा बिजली ग्रिड को सप्लाई करेगा, तो यही होगा कि सोलर एनर्जी जो ग्रिड तक आएगी वो काफ़ी सस्ती आएगी। कोल और बाकी जो एनर्जी हाइड्रोकार्बन एनर्जी आ रही है, हाइड्रो एनर्जी आ रही है, वो काफ़ी महंगी आ रही है। इंडिया की अगर हम बात करें डिमांड की, तो इंडिया की अभी एनुअल सोलर मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी जो है 4 गीगावाट है, जबकि एनुअल डिमांड जो है वो हमारी 10 से 15 गीगावाट है। यानी अभी हम काफ़ी पीछे चल रहे हैं। तो इसलिए हम चाइना पे डिपेंडेंट हैं रॉ मटेरियल्स के लिए, और अपनी सोलर एनर्जी को बहुत ज़्यादा हम जहाँ महत्व दे सकते हैं, हम सोलर एनर्जी बहुत ज़्यादा डिपेंड हो सकते हैं, हम नहीं हो पा रहे हैं। अभी भी आप देखेंगे कि जो सोलर सेल्स हैं वो बहुत महंगे हैं, अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं लोग। उसका रीज़न सिर्फ यही है कि सोलर जो सेल्स हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्ट होके आ रहे हैं और हमारे अफोर्डेबिलिटी से बाहर हैं। अगली जो न्यूज़ हमें देखनी है वो अपैरल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल की देखनी है। APEC क्या है? एक ऑफिशियल अपैरल एक्सपोर्टर है इंडिया का, जो असिस्टेंस देता है इंडियन एक्सपोर्टर्स को, इंपोर्टर्स को, इंटरनेशनल बायर्स को। ठीक है, तो जितने भी इंपोर्टर्स होते हैं, इंटरनेशनल बायर्स होते हैं, उनको असिस्टेंस देता है कि वो इंडिया को चूज करें और यहाँ से अपने गारमेंट्स को सोर्स करें। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखेंगे कि बांग्लादेश काफ़ी आगे निकल गया है यहाँ पे हमसे, तो फिर हमें बांग्लादेश से कम्पीट करना है, तो हमें इस तरह के गुड्स प्रोड्यूस करने पड़ेंगे जो मार्केट में कॉम्पिटिटिव हो और जो इंपोर्टर्स के अकॉर्डिंग हो। जैसा वेस्ट को या इंपोर्टर्स को, इंटरनेशनल बायर्स को गुड्स चाहिए, वैसे ही अपैरल्स हम अपनी कंट्री में प्रोड्यूस कर पाएँ। ये इसका मतलब है कि ये प्रमोट करता है, सपोर्ट करता है, फैसिलिटेट करता है इंडियन अपैरल इंडस्ट्री को। अपैरल इंडस्ट्री हमारी काफ़ी पीछे चल रही है, बांग्लादेश हमसे बहुत आगे निकल गया, चाइना हमसे पहले ही आ गया था। तो यहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है बांग्लादेश जैसी कंट्री से कम्पीट करने की और कॉम्पिटिटिव एक्सपोर्ट्स करने की। इसको मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल जो है वो स्पॉन्सर करती है। दूसरा, इंडस्ट्री स्टेटस मिल गया स्पोर्ट्स इंडस्ट्रीज को। जहाँ पे भी स्पोर्ट्स के गुड्स प्रोड्यूस किए जाते हैं वहाँ पे इंडस्ट्री स्टेटस दे दिया गया है, तो फिर वो भी इंडस्ट्री की तरह बेनिफिट्स ले पाएंगे और इंसेंटिव्स उनको मिल पाएंगे। साथ ही साथ इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा और वैल्यू भी बढ़ेगी स्पोर्ट्स गुड्स की। अभी क्या था, स्पोर्ट्स गुड्स यूजुअली आप देखेंगे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में, घरों में ही ज़्यादातर प्रोड्यूस होते हैं लोगों के, तो इसको एक कॉमन इंडस्ट्री स्टेटस नहीं था। इसकी वजह से इनको बैंकिंग लोन्स नहीं मिल पाते, गवर्नमेंट इन पर ध्यान नहीं दे पाती, इनके लिए पॉलिसी नहीं बना पाती। अब इसको इंडस्ट्री स्टेटस मिलने से गवर्नमेंट जो है इस पर अच्छी पॉलिसीज़ भी बना सकती है और साथ ही साथ गवर्नमेंट प्रॉपर पॉलिसीज़ भी दे सकती है और यहाँ पे एक वैल्यू एडिशन भी हो सकता है इकोनॉमी में। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन की। इसके लिए फाइनेंस मिनिस्ट्री ने एक ऑनलाइन डैशबोर्ड को लॉन्च किया है नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन में। अगर हम बात करें ऑनलाइन डैशबोर्ड से क्या होगा, वन स्टॉप सॉल्यूशन रहेगा सारे स्टेक होल्डर्स का जो इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स इन इंडिया की, कहाँ कहाँ पे क्या क्या इन्वेस्टमेंट है, ये सारी चीज़ें इसके थ्रू पता चल पाएंगी। ये डैशबोर्ड जो है इंडिया इन्वेस्टमेंट ग्रिड पे होस्टेड है और एक इंटरैक्टिव प्लेटफॉर्म, मतलब वहाँ पे इंटरेक्शन हो पाएगा, Q&A सॉल्व हो पाएंगे लोगों के। साथ ही साथ रियल टाइम इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज भी दिखाएगा, कहाँ कहाँ पे आप इन्वेस्ट कर सकते हो, कितना पैसा जरूरी है। ये इनिशिएटिव है डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन इंडस्ट्री इंटरनल ट्रेड का, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इसको इनिशिएट कर रही है, साथ ही साथ इन्वेस्ट इंडिया ने मिलकर इसको बनाया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन। आपने देखा कि कैसे हमें 5 ट्रिलियन इकॉनमी को लगभग 5 ट्रिलियन खर्च करना है अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे 2030 तक, और एक सस्टेनेबल ग्रोथ चाहिए। उसके लिए गवर्नमेंट ने अभी 102 लाख करोड़ को खर्च करने की बात की 2025 तक। ये 5 साल का था, 2020 से 2025 तक
1 लाख करोड़ के आसपास लगभग हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च करेंगे। उसमें अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर है, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर। पहले बस इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर थे, हाल ही में सरकार में उसमें सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स भी जोड़े हैं और इस तरह से कंप्लीट हार्मोनाइज लिस्ट बनाई है कि कौन कौन से एरियाज में हम डेवलपमेंट करेंगे, कहाँ कहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपको 2024 तक एक 5 ट्रिलियन इकॉनमी बनना है, आपको चाइना के साथ compete करना है, आपको अपना ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है वो बेटर करना है, डेवलपमेंट के बेनिफिट्स सबको देने हैं, रूरल लोगों को एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करना है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत इंपॉर्टेंट आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। इसमें अलग अलग जगहों पे इन्वेस्टमेंट होगा, इसमें रेलवेज में इन्वेस्टमेंट होगा, रोडवेज में इन्वेस्टमेंट होगा, स्कूल्स में इन्वेस्टमेंट होगा, सोशल सेक्टर में इन्वेस्टमेंट होगा, जिससे हम कंप्लीट या फिर हम कहें कि एक होलिस्टिक डेवलपमेंट देश का कर सके। तो इस क्लास के लिए हमें इतना ही जानना था। अगली क्लास में हम इसको कंटिन्यू करेंगे और बाकी आगे के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। देखते रहिए इस सीरीज को। मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।